गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज बलौदाबाजार के दौरे पर आएंगे सीएम साय। 2100 हितग्राहियों को देंगे पीएम आवास की स्वीकृति पत्र। 60 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। रायपुर में रामानंद स्वामी नरेंद्राचार्य ने कराई 350 परिवार की घर वापसी। कहा, खतरे में है हिंदू धर्म, गाय को राज्य माता और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। रायपुर के आरंग में महिला का दिन दहाड़े अपहरण कर रेप। शिकायत करने पर दी थी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा नशे का सौदागर। ट्रक ट्रांसपोर्ट की आड़ में हो रही थी अफीम की तस्करी। 2 किलो अफीम, ट्रक समेत 60 लाख का माल जब्त। आस्था के महापर्व छठ में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। रायपुर के महादेव घाट पर पूजा में शामिल होंगे सीएम विष्णु देसाई। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से आपको दिखा दें, जहां युवक ने परिवार को धमकी दी है। कुल्हाड़ी लेकर परिवार को धमकाने के लिए युवक पहुंचा और सड़क पर कार पार्क करने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तोरवा के देवरी खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जो फुटेज सामने है वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल्हाड़ी लेकर ये परिवार को धमकाने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था और सड़क पर कार पार्क करने के लिए दोनों रुके हुए थे, जिस दौरान ये दोनों विवाद करने लगे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या था ये पूरा मामला? फुटेज हम कुल्हाड़ी लेकर युवक पहुंचा था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज के साथ ये तो साफ है कि किस तरह से बिलासपुर में तमाम जो गुंडा बदमाश हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके हौसले इस तरह से बुलंद है कि वो कुल्हाड़ी लेकर खुलेआम घूमते हैं, लोगों को धमकाते हैं। जो ताजा मामला सामने आया है, तोरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है देवरी खुर्द में। यहीं के रहने वाले राजन मिश्रा है, जिनके बगल का ही मोहल्ले का रहने वाला जो युवक है भूपेश, वो यहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा, धमका रहा था और केवल इसी बात को लेकर उसकी आपत्ति थी कि जो कार है वो सड़क में खड़ा हुआ है और इसी को लेकर वो यहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर धमकी चमकी करते दिखाया। हालांकि इस दौरान परिवार के साथ उसकी झड़प की स्थिति भी रही है, जिसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत जो है वो तोरवा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने जरूर यहाँ पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं सामने आ रही हैं। कई बार चाकूबाजी घटनाएं होती हैं, कई बार यही घटनाएं बड़ी होती हैं जो बड़ा वारदात का रूप भी ले लेती हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस को तत्काल इन सब मामलों पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधी हैं जिनके हौसले इस तरह से बुलंद है वो पस्त हो सके। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि आपने भी शुरुआत में यही कहा कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इस फुटेज से हम भी समझ सकते हैं। फिलहाल आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है इसे लेकर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब धमतरी का रुख करते हैं, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकले 11 लोगों को कुत्ते ने काटा। अलग अलग गांव के 11 लोगों को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है। सभी घायल जिला अस्पताल में इस वक्त भर्ती है, उनका इलाज जारी है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोगों की जान को भी खतरा हो रहा है। इसके पहले भी कई आंकड़े सामने आ चुके हैं, कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुत्तों ने बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को भी अपना निशाना बनाया। फिलहाल अगर बात करें इस वक्त की, तो इस घटना में जितने भी घायल हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 11 लोग बताया जा रहा है और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि शहर में कुत्तों का आतंक कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो मॉर्निंग वॉक पर सभी निकले हुए थे, जिस दौरान कुत्ते ने इन्हें अपना शिकार बनाया। सभी का इलाज जारी है। और रायपुर को बस्तर से जोड़ने वाली केशकाल घाटी पर आज से मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। घाटी में सड़क का सालों से मरम्मत नहीं होने के कारण आए दिन जाम लगा रहता है। सड़क पूरी जर्जर हो चुकी है। घाटी में बने सड़क की हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने पहल की, जिस पर केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से वन टाइम इंप्रूवमेंट कार्य के लिए करीब 21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस फंड से केशकाल घाटी की सड़क को फिर से दुरुस्त किया जाएगा। सरफेस इंजीनियरिंग कंपनी को 4 महीने के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। केशकाल घाट का भी मरम्मत का काम चल रहा है। उसके लिए आगे की योजना भी हमने बनाई है
उस पर भी तेज गति से काम हो रहा है। सड़कें सुव्यवस्थित हो, यातायात सुव्यवस्थित हो, सड़कें अच्छी हो, इसको लेकर पूरी गंभीरता से डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश नाग केशकाल से हमारे साथ लाइव जुड़ के। प्रकाश, लगातार आपने भी हम तक खबरें पहुंचाई है, हमने भी देखा है कि किस तरीके से जाम की वजह से आए दिन लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन राहत की बात यह है कि आज से काम शुरू हो जाएगा, निर्माण काम यहाँ पर। आप ये समझाइए दर्शकों की कौन कौन से रूट इस दौरान प्रभावित होंगे, कितने महीने तक ये काम चलने वाला है, बताइए विस्तार से। आपको ये केशकाल घाट जो 4.4 किलोमीटर है और 10 मोड़ की घाटी कहा जाता है। पूर्व में इसको 12 मोड़ कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसको 10 मोड़ में बदल दिया गया है। पूरे 7 करोड़ में यहाँ केशकाल घाट का नवीनीकरण कार्य होगा। मरम्मत कार्य इससे पहले हुआ था, अब नवीनीकरण कार्य होगा, क्योंकि केशकाल घाट में आए दिन बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण गाड़ियां पलटती थी और दुर्घटना हो रहा था। लेकिन इस बार पहली बार 7 करोड़ के लागत से नवीनीकरण कार्य होगा और जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह 1 माह तक बंद करने का सूचना देने का प्रयास कर रही है और लगभग ये 1 से 2 दिन में यहाँ काम शुरू होगा और अभी से ही ठेकेदार काम करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते इस मार्ग से चलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में जो चलते हैं उन लोगों के लिए रोड डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके लिए प्रशासन बाकायदा जारी करेगा सूचना कि किस प्रकार से कहां जो रायपुर से जगदलपुर हो या जगदलपुर से रायपुर, इन सभी के लिए रूट डाइवर्ट बनाया गया। और लेकिन इस बीच केशकाल घाट में कोई भी, चाहे बाइक हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो या भारी माल वाहन, सभी गाड़ियों के लिए प्रतिबंध रहेगा 1 माह तक, जिसके चलते प्रशासन जल्द ही सूचना जारी कर देगा और सभी गाड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया। जी चलिए प्रकाश, तो एक राहत की बात यही है फिलहाल कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रोमांच शुरू हो गया है। इस बीच नगरीय विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि आम लोग चाह रहे हैं कि महापौर या नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इस पर सरकार विचार कर रही है, जल्द ही कोई फैसला ले लिया जाएगा। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के सवाल पर कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी है। हालांकि पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, सरकार इस पर भी विचार कर रही है। देखिए, हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी उच्च स्तर की, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उस कमेटी के रिपोर्ट पर विचार करके सरकार निर्णय करेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो सरकार विचार कर रही है। यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो समय और पैसे दोनों का बचत होगा, संसाधन का बचत होगा। इस दृष्टि में सरकार विचार कर रही है। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने 2 सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। सचिन पायलट साय सरकार पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। दक्षिण से लगातार बृजमोहन अग्रवाल को चुने जाने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 34 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। जनता के पास बदलाव करने का मौका है और आकाश शर्मा से अच्छा विधायक मिलने वाला नहीं है। ठीक 34 साल पहले आकाश शर्मा का जन्म हुआ था। ये नौजवान व्यक्ति है, सीखने को बहुत कुछ है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार बदलाव होगा। आपके सहयोग से हम लोग परिवर्तन लेके आ सकते हैं। और ये सही कह रहे हैं, आपने जो हमारे भाजपा के उम्मीदवार हैं, मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जिनको सब कुछ दे रखा है, महापौर और सांसद और बहुत पद दे के देख लिया, अब एक नए व्यक्ति को मौका दो। 8 बार का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस समय आकाश शर्मा को जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुका है हमारे दक्षिण विधानसभा के मतदाता और हमारे माता बहने। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सब लोग को प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल आकाश शर्मा को जिताइए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। और जगत गुरु रामानंद स्वामी नरेंद्राचार्य ने 350 परिवारों को घर वापसी कराई। कहा कि हमने 350 परिवारों की घर वापसी कराई है। अब तक उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों की घर वापसी कराई। ये सभी हिंदू ही हैं।
केवल पूजा पद्धति बदल गई थी। धर्मांतरण नहीं हुआ। जैसे स्नान करके शुद्ध होते हैं वैसे ये लोग भी पवित्र हुए हैं। पाठशालाओं में हिंदू धर्म के पाठ पढ़ाने चाहिए। सनातन धर्म पहले से था, मुस्लिम और ईसाई धर्म बाद में आया है। कांग्रेस ईसाई मुस्लिम के लिए काम करती है और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती है, ये बात भी उन्होंने कही। आगे कहा कि स्कूली बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। लव जिहाद पर रोक लगानी चाहिए। ये सब हिंदू धर्म को समाप्त करने का एजेंडा है। नरेंद्राचार्य ने राज्य सरकार से गाय को राजमाता का दर्जा देने की अपील भी की। कुंभ मेले में मुस्लिम और ईसाई समाज के लोगों को नहीं जाना चाहिए, जैसे हम उनके हज में नहीं जाते। और ये आज का कार्यक्रम है, घर वापसी कार्यक्रम है। आज 350 परिवार को हमने हिंदू धर्म में लाया है। अभी तक हमने 1.5 लाख परिवार को हिंदू धर्म में लाया था और अभी इधर हम आए तो हमारे ध्यान में आ गया कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं ये हमारे लोगों का अज्ञान का फ़ायदा उठाकर हमारे लोगों का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये लोगों ने हमारे पास विनती की, तो आज हमने शुद्धिकरण का विधि करवा के उनको वापस हमारे धर्म में वापस जोड़ा है। और धर्मांतरण के मुद्दे पर एक बार फिर से बिलासपुर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी समेत हिंदू और आदिवासी संगठन आमने सामने हैं। दरअसल धार्मिक नगरी रतनपुर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम खुड़ में आदिवासी समाज ने समुदाय के प्रार्थना सभाघर का निर्माण कराया है। बीते दिनों इसके उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ बिशप और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। उद्घाटन से पहले ही बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जयदेव हिंदू संगठनों के साथ लामबंद हो गए और प्रार्थना घर के विरोध में उतर आए। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर प्रार्थना घर के बहाने क्षेत्र में धर्मांतरण का आरोप लगाया और कांग्रेस विधायक भी भूमिका पर सवाल उठाए। इधर कांग्रेस विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कोटा में क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहती है, इसलिए जानबूझकर धर्मांतरण की आड़ में राजनीति कर रही है। मां महामाया की इस पावन धरा में कैसे 7 समंदर की पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां धर्मांतरण का खेल खेलने में लगी। धर्म नगरी को धर्मांतरण नगरी बनाने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी आज कलेक्टर से पूरे गांव के लोग आए हुए हैं। कलेक्टर से मांग है कि उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए कि आखिर वो किस तरीके से बिना प्रशासन को सूचना दिए वहां पहुंच गए। मान लीजिए कल ग्रामीण उद्वेलित हो जाते तो क्या स्थितियां होती। वो जो प्रार्थना भवन का जो निर्माण किया गया है वो समाज के द्वारा निर्माण किया गया है, ना ही पंचायत की निधि के द्वारा खर्चा हुई है, ना विधायक मद से। वहाँ पे एक भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम था, वो क्रिश्चियन समुदाय का था, जिसको लेकर के हिंदू संगठनों द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर के इसमें दोनों पक्षों द्वारा शिकायतें की गई है। दोनों की जांच की जा रही है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ धर्मांतरण पर सियासत लगातार जारी, तो दूसरी तरफ राजधानी के मेकाहारा में लगी आग पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस कार्यालय पर सवाल उठाते हुए कार्यकाल पर यह कहा कि कांग्रेस सरकार ने फायर ऑडिट पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार अब सुरक्षा मानकों को पूरा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि अब बीजेपी की सरकार को 1 साल होने जा रहे हैं। 1 साल में स्वास्थ्य विभाग ने फायर ऑडिट क्यों नहीं कराया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। बीजेपी अपनी नाकामियों को कांग्रेस पर न थोपे। फायर ऑडिट करने हेतु हमने जैसी सरकार हमारी आई है, हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के आदेश दे भी दिए हैं और मेडिकल कॉलेज में भी सभी जगह फायर ऑडिट भी कराएंगे। पिछले सरकार ने इस प्रकार की फायर से संबंधित किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया नहीं। मेकेहारा में फायर सिस्टम का भी वहाँ बाकायदे ऑडिट होना चाहिए। इन लोगों ने मेंटेनेंस ही नहीं कराया और उसके नाम से लोगों ने पैसा खा गया। तो मैं तो चाहूँगा कि इसमें एक उच्च स्तरीय जांच तो हमारी सरकार कराएगी। साल भर से इनकी सरकार चल रही है, सिर्फ अपनी गलतियां छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को और उनकी सरकार को दोष देना उचित नहीं है। 1 साल लगभग सरकार को होने जा रहा है, भाजपा की सरकार को। आज क्यों इन्होंने साल भर से उसको ऑडिट नहीं किया, फायर ऑडिट क्यों नहीं किया। हर चीज में अपनी असफलता को कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं।
चलिए बात रायपुर दक्षिण उपचुनाव की, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी की गुटबाजी सामने आई है। भाजपा ने रायपुर दक्षिण का पूरा चुनाव 8 बार के विधायक और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भरोसे छोड़ दिया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, लेकिन वे भी अब तक 2 या 3 बैठकें ही लिए हैं। इस बीच हैरानी की बात तो यह है कि अब तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का रायपुर दक्षिण में कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। केवल बृजमोहन अग्रवाल गुट के लोग ही यहाँ सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज भी सिविल लाइन मंडल के दिवाली मिलन कार्यक्रम में बृजमोहन के खास नेताओं के ही पहुंचने की संभावना है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि भाजपा ने पूरी रणनीति के तहत बृजमोहन अग्रवाल को किनारे लगा दिया है। वहीं चुनाव प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी और संगठन के बड़े नेताओं समेत मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम होंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंत्रियों को भी कराएंगे और सभी लोग हमारे जो इनकी ड्यूटी लगी हुई है, सभी लोग अपने अपने स्तर से बूथ स्तर तक चुनाव में काम कर रहे हैं और चुनाव अभियान हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग रिकॉर्ड मतों से फिर इस विधानसभा को 9वीं बार जीतने जा रहे हैं। अब बृजमोहन के सामने कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए तो उनको उठा के बाहर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनके सामने नहीं होते तो बृजमोहन बड़े नेता होते। बृजमोहन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े नेता, इसलिए तो उन्हें उठा के साइड लाइन में कर दिया गया। और अब बात वेदर अपडेट की। रायपुर में ठंड की दस्तक हो गई है। राजधानी रायपुर में कोहरा छाया हुआ है। हल्की ठंड के साथ यहां पर कोहरा छाया हुआ है। आउटर इलाके में विजिबिलिटी लो है। अंबिकापुर की बात कर लेते हैं। यहां तापमान 14.4 डिग्री तक पहुंचा है और अगले 5 दिन तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद से ठंड बढ़ने लगती है और उसकी शुरुआत एक प्रकार से कही जा सकती है। रात के समय राजधानी रायपुर की बात करें तो तापमान 20 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जबकि अंबिकापुर क्षेत्र में रात का तापमान 14 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और ठंड के साथ साथ कोहरे की भी शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के एक चौक में खड़ा हूँ और इस वक्त लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। और जैसे जैसे आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी तो उसके लिहाज से जो कोहरा है वो और बढ़ेगा और ठंड भी ज़्यादा बढ़ेगी। कहा जा सकता है कि दिवाली के बाद जिस तरीके से मौसम में बदलाव होता है वो दिखने लगा है यहाँ पर। हाँ, और तापमान में गिरावट हो रही है, उसी के साथ कोहरे की डेंसिटी भी बढ़ने लगी और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले समय में तापमान में फिलहाल अगले 5 दिनों कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और उसी के साथ जो है कोहरे की डेंसिटी है वो भी बढ़ने लगेगी। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और अब वाटरफनगर में आपको मौसम का अपडेट दे देते हैं। यहाँ ठंड से तापमान में गिरावट आई है। इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम हुई है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 18 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचा है। और अब बात करते हैं राज्योत्सव की। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन बुधवार को भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल रमेन टेका मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के लिए एक मिसाल है और यहाँ विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। सीएम शाह ने लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ए श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 और बी श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 से बढ़ाकर 24 की गई है। उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की 36 विभूतियों को राज्य अलंकरण समारोह से अलंकृत किया। सन 2000 में इस राज्य को एक विशिष्ट पहचान मिली। अटल जी की याद तो सदा आती है। देश हित और राष्ट्र हित पर अटल जी सदैव अटल रहते थे और मानवीय भावनाओं पर बेहद मुलायम। उन्होंने 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड इस देश को भेंट दी। राजनीति में कैसी सर्जरी की, किसी को दर्द नहीं हुआ, किसी को पीड़ा नहीं हुई। मैं एक आदिवासी का बेटा हूं, जमीनी स्तर से जुड़ा हूं, हर वर्ग की पीड़ा और जरूरत को समझता हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 बनाया है। आप सभी के
सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। और आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। नहाय खाए और खरना के बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज दिन भर भगवान सूर्य के देव की विधिवत पूजा की जाएगी। पूजा के लिए घर में ठेकुआ चावल के लड्डू जैसे प्रसाद बनाए जाते हैं। बांस की टोकरी में फल फूल और पूजा के प्रसाद को चढ़ाया जाता है। फिर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मान्यता ये है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से सभी मनोकामना पूरी होती है। देश भर में छठ पूजा का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई, रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहर में भी छठ की छठा देखते बनती है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बेहद खास और सुंदर ये तस्वीरें हम आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि छठ पूजा को लेकर कितनी भव्य तैयारियां यहां पर की गई और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर जुटे हुए हैं। छठ का महापर्व है और इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं। बेहद खास ये पर्व है और आज के दिन जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं वो भी हमने आपको बताया। साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसकी बेहद ही खास मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो छठ घाट की विहंगम तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बेहद खास अंदाज से, बेहद खास तरीके से इसे सजाया गया है और जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही थी और तैयारियां पूरी हो चुकी है। और इस वक्त क्या दृश्य है वहां पर, ये आप देख सकते हैं।